हेलो, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। आज मैं नए वीडियो को लेकर जो आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का एमए सेमेस्टर 4 जो है इसी 3B पेपर के अंतर्गत जो है आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत जो है इंडियन एंड फॉरेन ट्रेड अंडर ग्रेट मुगल्स, यानी मुगल कालीन जो अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मुगल काल की जो व्यवस्था थी, जो व्यापारियों का, उसके बारे में सबसे पहले अंतर्देशीय और विदेशी व्यापारी के बारे में। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि मुगलकालीन भारत में जो था वह वाणिज्य एवं व्यापारी वर्ग के माध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा एक शक्तिशाली एक दल के रूप में था, एक संगठन के रूप में था। लेकिन इस काल में देखते हैं बहुत सारे लोग जो था विदेशी लोग जो है भारत आए थे और यहाँ की स्थिति पर जो है एक विवरण दिया और विवरण लिखा भी, यात्रा वृत्तांत भी लिखा। इससे स्पष्ट होता है कि मुगलकालीन भारतीयों का जो वाणिज्यिक जो था, उसका जो ढांचा था बहुत अधिक विकसित था। तो थोक हम देखते हैं कि यहाँ के बारे में जो लिखा गया है कि थोक व्यापारियों को जो है सेठ या बोहरा भी कहा जाता था। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो दुकानदारों और जो सराफों, साहूकारों, जो गुमास्ता या दलाल जो होते थे, वह अलग अलग एक व्यवसाय के समूह के रूप में या एक अलग अलग संगठन के रूप में होते थे। तो इस समय हम देखते हैं कि बाज़ारों में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वस्तुओं का जो है परिवहन, जो आने जाने का जो साधन था वो होती थी। और इसमें बहुत बड़ी एक विशेषज्ञता जो है प्राप्त भी करती थी। जो अर्थव्यवस्था के जो है यानी के लिए जो है बाज़ारों में जो था विशेष, बाज़ारों का जो है विशेष बड़ा एक भूमिका भी था। बाज़ारों से जो है जब आने जाने का जो बाज़ार जो था वो बाज़ारों में जो है एक सुलभ हो जाती थी। बाज़ारों में एक विशेषज्ञ बाज़ार जो है अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में था, जो बाज़ार भूमिका निभाती थी। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वस्तुओं को जो है यानी व्यापार के संचालन में भी विशेषज्ञता या निपुणता हासिल कर लेते थे। तो इस तरह से जो है हम यहाँ भी देखते हैं कि सराफों में जो है जो सराफ होते थे पैसे की लेन देन करते थे। पैसे को जो है एक यानी उसे जो है देखते हैं कि पैसे के रूप में जो है अमानत के रूप में या पैसे को उधार लेने या देने के लिए यानी हुंडी के रूप में पैसे को देश से एक भाग से दूसरे भाग भेजने में एक निपुणता भी हासिल कर ली थी। तो इस तरह से एक व्यवस्था हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में था। लेकिन दूसरे भाग में हम देखते हैं कि भेजने में जो विशेषता हासिल कर ली थी। लेकिन एक और है बताते हैं कि हुंडी क्या था, एक ऐसा कागज़ था जिस पर हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषाओं में भी जो है ये वादा लिखा रहता था उसमें कि धारा को विशेष रूप से एक स्थान पर या तत्काल जो है बाद में या निश्चित रकम जो है दी जाएगी। साथ साथ ये भी देखते हैं कि हुंडी के द्वारा देश के जो है एक भाग से दूसरे भागों में भी जो है माल या जितने भी वस्तु होते थे या वस्तु के साथ साथ या पैसा था, वो पैसों को भी जो है भेजा जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि जब भेजा जाता था तो इस तरह से देखते हैं कि यार ये बहुत आसान भी हो गया और बहुत सुलभ भी हो गया। क्योंकि हुंडी का जो भुगतान था वह कुछ बटा काट कर जो है दिया जाता था या लिया जाता था, जिसमें कभी कभी हम देखने को मिलता है कि बीमा की राशि भी शामिल होती थी। उसमें बीमा भी कराई जाती थी। शायद किसी दुर्घटना हो जाए तो उसे बीमे के रूप में जो है कुछ राशि दी जाती थी, ताकि मार्ग में कहीं माल खो न जाए या नष्ट हो न जाए या उसकी लागत जो है ताकि लागत उसकी वसूल की जा सके। तो इस तरह से देखते कि इन साधनों की सहायता से जो है था भारतीय व्यापारी जो था आसानी से अपना माल एक जगह से दूसरी जगह जो है यानी एक जगह से दूसरी जगह तथा जहाज़ों में द्वारा जो है हम देखते हैं कि इस काल में जो है पश्चिमी एशियाई देशों में भी जो है भेजे जाने लगे थे। तो ऐसा जब भेजे जाने लगे तो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में भी जो है जितना भी सरकारी खजानों से भी जो है व्यापारियों को पैसा हुंडियों द्वारा जो है सराफों के माध्यम से दे दी जाता था। हम यहाँ भी देखते हैं कि जो है 16वीं शताब्दी में जो है अकबर ने जो दक्षिण में जो है मुग़ल सेना को 3 लाख रुपये की इसी प्रकार से जो है भेजा गया था। बाद में हम इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि बाद में इतना ही रुपया जो है यानी हम देखने को उदाहरण मिला कि पटना के गवर्नर ने जो भी हुंडी द्वारा ही आगरा भेजी थी। यह भी देखते हैं कि हुंडी जो था वो बैंकर के पास जो
पास जो है जमा की गई राशि एक विशेष रूप से थी, जिसके आधार पर हुंडी बनाई जाती थी। और इस हुंडी बनाई जाती थी ताकि इसलिए कि उसकी मत थी, उसका जो था नगद की तरह कीमत होती थी। तो इसका मान्य जो था कीमत की नगद की तरह ही उसकी कीमत होती थी। और हम यह देखते हैं कि भारत में स्थानीय या अंतर स्थानीय व्यापार भी बना लेती थी, यानी अपने अंदर में या अंतर्देशीय के रूप में, क्योंकि इसके कारण देखने को मिलता है कि अंतर्देशीय व्यापार एक सरल एवं सुविधाजनक तरीके से भी होती थी। और यहाँ हम देखते हैं कि अंतरस्थानीय जो व्यापार होती थी ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी यहाँ की, क्योंकि ग्रामीण बाजार जितने थे, यानी गांव में जितने बाजार लगते थे जहाँ व्यापार की बड़ी मात्रा में लोग जो है बाजार में आया करते थे और बाजार करते भी थे, वहीं पर जो है लेन देन का कार्य सब चीज़ होती थी। तो गांव की तुलना में हम देखते हैं कि नगरों में भी एक अंतर स्थानीय बाजार जो है वहाँ भी बाजार अधिक था, क्योंकि विभिन्नता थी, वहाँ भी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मुगल काल में देखते हैं कि भारत में जो है बड़े बड़े बंदरगाहों के जो व्यापारी होते हैं वह धन और शक्ति की दृष्टि से यूरोप के शहजादे या राजकुमार ही व्यापारियों के समान थे। क्योंकि हम बिरजी जो बोहरा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि बिरजू बोहरा जो थे नामक एक सूरत का व्यापारी था, जो अपने समय का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जो है माना जाता था। क्योंकि सूरत के जो है अबुल फजल या अहमद चलाबी ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो गोलकुंडा के मिर्जा गुलाम एवं दक्षिण में कोरोमंडल के मलय चट्टी, काशी बिरंगना, सुनकराम शेट्टी, जो एक विशाल वाणिज्यिक व्यापारी के जो है मालिक के रूप में जो है, यानी व्यापारी कला के रूप में एक जो है भारत के जो जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में देखते हैं परंपरागत रूप से जो है बाज़ारों तक ही फैले हुए थे, लेकिन बिरजी बोहरा एवं जो है काशी बिरंगना का कुछ वस्तुओं पर जो है कुछ एक अधिकार था, जो एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचाने का बड़ा आसानी से कर लेते थे। तो हम इस तरह से बहुत ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है कि व्यापारियों का, लेकिन बड़े व्यापारियों की तुलना में जो है कम जो व्यापारी होते थे, जो समग्र रूप से एक काम शक्तिशाली वर्ग ऐसे भी होते थे जो स्वतंत्र व्यापारी शामिल होते थे, क्योंकि जो अपने यहाँ उधार पर ले करके धन से व्यापार करते थे। क्योंकि छोटे व्यापारी का काम यही था कि वो अपना धन उधार ले करके और उससे व्यापार करते थे या बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे, क्योंकि वह उनका काम था कि उधार ले करके और बाजार करना। इस तरह से धीरे धीरे वह विकसित के रूप में या विकास की ओर ज़्यादा उन्मुख हुआ, जिसके कारण से उससे धन का व्यापार ज़्यादा होने लगा, यानी बड़े पैमाने पर होने लगा। तो उसके लिए हम देखने को मिला कि उनके पास इनके जो एक एजेंट भी जो है स्वयं नियुक्त हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास एजेंट भी होने लगे जो चारों ओर फैले हुए थे। उनके एजेंट छोटे बड़े जितने भी व्यापारी था एक सीमित क्षेत्रों में ही फैले हुए थे। लेकिन यहाँ भी देखते कि छोटे व्यापारी जो सीमित क्षेत्रों में जो व्यापार करते थे वह भी प्राय अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञता या अपने निपुणता हासिल कर लेते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रेवलियन महोदय जो यात्रा वृत्तांत में जो लिखे हैं कि ट्रेवलियन महोदय ने भी यात्रा करते समय आगरा के छोटे से यानी कस्बे के बारे में कहा है कि बनियों की जो है 5-6 दुकानें देखी, जिनमें मक्खन, चावल, भूसा, सब्जी ये सब जो है बेची जा रही थी। लेकिन व्यापारियों के इन क्रियाकलापों के बारे में हम अगर देखते हैं तो इस तरह से देखने को मिलता है कि उन लोग जो था एक व्यापारी के रूप में देखने को मिला है। तो इस तरह से जो है उन्होंने व्यापारी यानी फेरी व्यापार भी जो है कहा जाता था। और इस तरह का जो विवरण दिया है, जो एक कस्बे से दूसरे कस्बे यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर जो है वस्तुओं को बेचा करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटे व्यापारी वर्ग भी जो है एक बाज़ारों का एक अपना एक वर्ग था। छोटे व्यापारियों का जो अपना बाज़ार था, उन बाज़ारों में 4 जातियों में बटा हुआ था, जैसे जो चावल, दाल, नमक ये सब का व्यापार करता था। ये बाज़ारें जो था मैदानों में जो है तंबुओं को लगाकर जो है अनाज जो है अधिकांशतः देखते हैं कि बाज़ारों में स्वयं व्यापारी करते थे।
और वहीं पर लेन देन होती थी। अनाज भी बहुत ही सस्ता मिलता था, वहाँ से खरीद करके जो है उन स्थानों पर बेचता था जहाँ कीमत अधिक मिलती थी। यानी वहाँ से भी लोग जो है सामान खरीद करके गांव के छोटे छोटे जो कस्बों जगह तक पहुंचाते थे और इससे जो है कुछ अधिक कीमत पर जो है उन्हें वस्तुएं मिलती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा इस काल में जो है भारत का ये हम देखने को मिलता है, भारत के जो समुद्री जो व्यापार है वह भी जो है मुख्य रूप से गुजराती व्यापारियों के हाथों में ही था। कि व्यापारी मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि हिंद महासागर से व्यापार करते थे, क्योंकि वे खंभात खाड़ी से लेकर जो है मलक्का यानी समुद्री मार्गों पर अधिकार था उन लोगों का। क्योंकि पश्चिम में जो है भारतीय जहाज भी थे, बहुत ही नियमित रूप से लाल सागर से फारस की खाड़ी तक पहुंचते थे। लेकिन अरब सागर में वहीं देखने को मिलता है कि अरब सागर में जहाजी जो व्यापार था मुख्य रूप से जो है अरब के जहाज के मालिक के हाथों में होता था। तो मलक्का में भी एक ऐसे अंतर्देशीय बंदरगाह के रूप में जो उदय हुआ था, जो भारत, चीन और जावा के व्यापारी आपस में जो है वस्तुओं का आदान प्रदान भी जो है किया करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि भारतीय जहाज जो थे वह मुख्य रूप से जो गुजराती मुस्लिम के हाथों में था, लेकिन हिंदू व्यापारियों के में भी बड़ी संख्या में, जैसे कोरोमंडल समुद्री क्षेत्रों में था और वहाँ पहुँचते भी थे लोग, और कुछ अन्य भारतीय व्यापारी भी थे वो बंगाल से होकर जो है पहुँचते थे। तो इस प्रकार जो भारतीय व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि उस समय इंडोनेशिया से जो है मसाला भेजना, खरीदना, ये सब चीनी व्यापारियों के निगाहें में होती थी। और भारत की जो अफीम भी शामिल थी, जो चीन के व्यापारियों को चंदन की लकड़ी बेचा दी, यानी चीन के व्यापारियों को जो है चंदन की लकड़ी जो है दे दी जाता था और वहाँ से जो अफीम की आयात की जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं भारतीय व्यापारी जो है दो मुख्य रूप समुद्री मार्ग, यानी उसमें भारतीय जो व्यापार होती थी दो मुख्य समुद्री रास्ता था, एक लाल सागर से काहिरा और अलेक्जेंड्रिया और दूसरा था फारस की खाड़ी, जो इन यानी मालवा से होकर जो है भारतीय व्यापारी जो था बसरा से बगदाद होते हुए तक पहुंचता था। और इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय व्यापारी अरब प्रदेश में यानी अरब देश से होकर व्यापार किया करते थे। तो इस तरह से वहीं वो लोग क्या करते थे, जब व्यापार करते थे तो लोग वहीं बस जाते थे। उसी प्रकार जो है देखने को मिलता है उदाहरण कि अरब की जो है खाड़ियों में भी कुछ पश्चिम के तट के बंदरगाहों जैसे खंभात, दीव, सूरत, धोवाल, गोवा इत्यादि क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है कि में सम्मान दिया जाता था, लोगों को बहुत ही सम्मानित की नज़र से भी देखा जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में भी जो है कोरोमंडल तट के बंदरगाहों में जैसे पुलिकट और नागपट्टनम में, इनमें से बंगाल की खाड़ी में, ये सब सारे जो है मुख्य बंदरगाह के रूप में था। जिसमें बंगाल की खाड़ी में जिसमें जो था सतगांव और हिंद महासागर में जो व्यापार होती थी उस व्यापार में जो है मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में होता था। यानी समुद्र में यात्रा करने वाले जो भारतीय जो होते थे वो व्यापारियों के 3 श्रेणियों में बांट कर रखा गया था। जैसे प्रथम श्रेणी में वही होते थे जो संपन्न व्यापारी थे, जो मूल्यवान यानी वस्तुओं को बड़ी शान से जो है यात्रा भी करता था और वहाँ जो हिंद महासागर में जो है करते थे। और ये दूसरी हम देखते हैं कि दूसरी श्रेणी के व्यापारी वही होते थे जो मालिकों के एजेंट के रूप में जो है यात्रा करते थे। और इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है उस मालिक को जो है मालिक वहाँ पर स्वयं नहीं होते थे बल्कि एक एजेंट होते थे। और वे एजेंट क्या करते थे कि इस प्रकार की दोनों प्रकार की हम श्रेणियों को अगर हम देखते हैं, एक नाखुदा व्यापारी भी जो है कहा जाता था इन लोगों को, क्योंकि ये प्रतिष्ठित व्यापारी के अंतर्गत आते थे। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वही छोटे व्यापारी थे जो जहाज़ों के लिए जो अधिक से अधिक जो यात्री जुटाते थे। और इस प्रकार विशेष प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे अधिक छोटे व्यापारी मुख्य रूप में था। लेकिन भारतीय व्यापारी हम देखते हैं कि भारतीय व्यापारी जो थे, भारतीय जो बंदरगाह था कुछ पर ही धनी व्यापारियों का प्रमुखता रहती थी उस समय, क्योंकि छोटे व्यापारी तो लाभ ही उठाते थे लेकिन उसे कभी कभार हटाया नहीं जा सकता था, कभी उसे हटाया नहीं जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि समुद्री मार्ग से तो हम देखते हैं कि जहाज़ों द्वारा सामान तो ले जाया जाता था, लेकिन यह प्राचीन काल से ही जारी था।
ये जितने भी कार्य होते थी प्राचीन काल से चलती आ रही थी। बड़े बड़े जहाज़ों को देखते एक साथ छोटे बड़े जितने भी जहाज़ थे वो जहाज़ भी होते थे, और जहाज़ों की गति भी जो है हवा के रूप पर निर्भर करती थी कि हवा किस पर जाए। तो इस तरह से देखते हैं कि बंदरगाहों का निर्माण जो था हवा के रूप को ध्यान में रखकर जो है बनाया जाता था। कई कई महीनों तक हम देखते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि नौका परिवहन जो था नदियों एवं बाढ़ की सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए यानी हवा के रूप से प्रभावित होता था। तो इस तरह से जो उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि सिंध या गंगा ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से ये प्राकृतिक जलमार्ग के रूप में था। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ ये सब सीमित नौकाएं के रूप में यहाँ रहा करती थी नौकाएं। तो इस तरह से अबुल फजल ने भी जो है सिंध के जो है यानी थट्टा नामक स्थान पर जो है विभिन्न प्रकार के यानी 40,000 नौकाओं का भी उल्लेख किया है कि 40,000 नौका थे। ये कहते थे कि नौकाओं को जो है स्त्रियों के लिए जो है विशेष रूप से जो है बैठने के लिए यानी आराम करने के लिए जो है प्रबंध भी करते थे। तो मुग़ल शासकों ने हम देखते हैं कि मुग़ल शासकों भी जो थे अनेक व्यापारियों यानी व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा एवं मंडियों एवं बाज़ारों की व्यवस्था, बाज़ारों की सुरक्षा एवं बाज़ार की प्रशासन उसकी अच्छा से अच्छा देखभाल करना मुख्य उद्देश्य था, ताकि भारत का अनेक देशों के साथ उनके नगरों का जो है पारस्परिक यानी व्यापारिक संबंध बना रहे और एक जगह से दूसरी जगह जो है यानी व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियां यानी व्यापार व्यवसाय जो था वो संचालित होते रहे या व्यापार व्यवसाय होते रहे। तो इस तरह से देखते हैं कि मुग़ल शासकों ने भी जो है उसमें कुछ नए पुराने नगरों का विकास में काफ़ी सहयोग दिया था, क्योंकि आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, पटना, इलाहाबाद, औरंगाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बीजापुर ये सब इत्यादि शामिल थे ये सब नगर। क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल काल में जो भारत में जो व्यापारिक एवं जो वाणिज्यिक वर्ग था एक समुदाय वर्ग के रूप में था। मुग़ल सम्राटों के हम देखते हैं कि मुग़ल सम्राटों के क्षेत्रों में भी शांति व्यवस्था भी बनाए रखने का प्रयास काफ़ी किया गया था, और साथ साथ हम देखते हैं कि इस कारण व्यापारिक और जो व्यावसायिक रूप जो थी क्रियाकलाप व्यापार व्यवसाय के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको प्रोत्साहन भी मिला इस तरह से, क्योंकि उसे सुरक्षा शांति व्यवस्था व्यापारियों की थी, इसलिए उन लोगों के लिए जो है प्रोत्साहन भी मिला इस क्षेत्र में मुग़ल शासकों के द्वारा। लेकिन सभी प्रकार के जितने भी विलास की वस्तुएं थी वो वस्तुओं की जो मांग की पूर्ति के लिए ये सब भी मांगों की पूर्ति के लिए उसको उत्पादन में भी जो है वृद्धि हुई। यहाँ तक कि जो है देखने को मिला है कि नकदी की फसलों में भी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने के कारण साथ साथ कपड़ों के तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से मुद्रा यानी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत तेज़ी से आई। और इस तरह से व्यापारियों में जो विदेश व्यापार जो किया करते थे इसमें विश्व के बाज़ारों के साथ जो है यानी विशेष रूप से यूरोप के बाज़ारों के साथ वाणिज्यिक यानी व्यापार व्यवसाय की क्रांतियाँ होती रही। और उस समय भारत में हम देखते हैं कि घनिष्ठ संपर्क भी जो है यानी विदेशों से घनिष्ठ संपर्क भी जो है लोग बनाए भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा कि मुग़ल कालीन जो सामाजिक एवं आर्थिक जो स्ट्रक्चर था जो ढांचा था वो भारत के जो विदेश व्यापार का जो मुख्य रूप से जो है समर्थन प्राप्त भी था लोगों का। इसमें व्यापारियों के बीच जो था सहयोग एवं सहमति से लोग कार्य जो है किया करते थे, व्यापार किया करते थे। साथ साथ देखते कि इसमें जहाज़ के मालिक एवं व्यापारी भी जो है पूरी तन्मयता से पूरे हृदय से तहे दिल से के लोगों के साथ जो है आयात निर्यात में लोग सहयोग और सहमति से कार्य करते थे। इस प्रकार व्यापारियों की जो है मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि बिचौलियों पर जो ज़्यादा निर्भर रहना नहीं पड़ता था। और इस तरह से जो है हम इस व्यवस्था में ये भी देखते हैं कि शराब की जो जितने भी जो वस्तुएं थी यानी व्यवस्था में भी जो है बहुत ही अच्छा व्यवस्था रहा, क्योंकि सोने चांदी और आयात जितने भी होते थे वो मुग़ल सिक्के के ढलवाने का काम भी लोग किया करते थे, क्योंकि उस समय सिक्के की ज़रूरत पड़ने लगे तो विभिन्न प्रकार के सिक्के भी जो है ढलवाने लगे। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि धनी एवं नियमित रूप से लोग आयात भी और करने लगे और निर्यात भी, और लोगों को जो विशेष अधिकार भी मिला हुआ था, ताकि जो है टकसाल का जो है वास्तविक रूप से का कार्य जो है संचालन होते रहे और सर्राफों के हाथों में ये सब सारी व्यवस्था थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि
कि मुग़ल काल में जो था कि अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापार एक बहुत ही एक सराहनीय और बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, क्योंकि मुग़ल कालीन भारत में जो है वाणिज्यिक जो व्यापारी वर्ग जो था वह एक मध्यम वर्ग का एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा हुआ था। और एक मुग़ल कालीन भारत में देखते हैं कि वाणिज्यिक जो व्यापारी व्यवसाय करने वाले थे एक शक्तिशाली होकर जो है उभरे। तो इस समय जितने भी इस काल में विदेशी यात्रियों लोग जो आए हमारे भारत में, तो इस तरह से यहाँ की पूरी तरह से जो है उसकी वृत्तांत को जो है लिखने का प्रयास किया। और उसी से हमें इतिहास का भी जो है पता चलता है कि मुग़ल काल में जो है अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार लोग कैसे और किस तरह से जो है किया करते थे। तो इस तरह से आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर से मैं दूसरा में उपस्थित हुआ दूसरे